अध्याय 1 देख रहे हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस यानी कि संसाधन और विकास, इसके बारे में बात करेंगे आज। एक रिसोर्स क्या होता है? अगर हम इसको भूगोल से रिलेट करें तो नेचुरल एंडोमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी कि प्रकृति जो हमें देती है। रिसोर्सेस वो मटेरियल हो गए जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो उपयोगी हो जाए और हम उसे उपयोग कर सकें। ह्यूमन नीड्स, इंसानी उपयोग के लिए वो उपयोग हो सके, चाहे वो जमीन हो, जमीन के अंदर चीजें हो, पानी हो, प्रकृति हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, खनिज हो। तो जो भी अवेलेबल है एनवायरनमेंट में वो रिसोर्सेज नहीं होते, सारी चीजें रिसोर्सेज नहीं होती। वही जो ह्यूमन नीड्स को, हमारे आपके नीड्स को जो पूरा करती है। अब इसमें मैं ये बताऊं कि टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उसको उपयोग करके इन रिसोर्सेज को हमारे उपयोग के हिसाब से बना सके। फिर है आपका एफिशिएंसी, फिजिबिलिटी। मान लीजिए ये जो रिसोर्स है जमीन के नीचे, खनिज है, मिनरल है, मान लीजिए इसको निकालने का जो पैसा लग रहा है वो 1000 रुपये लग रहा है। हम जब इसको बेचेंगे 10 रुपये में बेचते हैं, तो हम 1000 रुपये लगा रहे हैं और 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब फीजिबल नहीं है। इससे बेहतर है कि उसको जमीन के अंदर ही रहने दें। अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको निकालने का, वो 10 रुपये कर रहे हैं और बेच उसको 1000 रुपये में रहे, इसका मतलब कि हाँ ठीक है, अब ये हमारा फायदे का सौदा है। तीसरी चीज ये है, एक तो टेक्नोलॉजी हो गई, एक एफिशिएंसी हो गई, मतलब फिजिबिलिटी हो गई। तीसरा जो होता है कल्चरल। अब हिंदुस्तान में क्या है कि कल्चर बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी समाज में जाएंगे वहां उनके कुछ कल्चर होते हैं। एक कम्युनिटी के लिए कोई चीज अच्छी होती है, दूसरी कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं होती। तो कल्चरली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। इसका मतलब कि एक रिसोर्स तब रिसोर्स बनता है, एक सामान तब रिसोर्स बनता है जब ये तीनों चीजें आए सामने। तीनों चीजें होनी चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दे देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन जो है या विभाजन जो है, जैसे हमने डेफिनेशन दिया कि अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस हो सकते हैं। अब इतने सारे रिसोर्सेस पूरे विश्व में कितने हैं, लाखों करोड़ों, तो क्यों ना इनको विभाजित कर दिया जाए ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सके। तो इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग विधाओं में, अलग अलग साइंसेज में। तो क्लासिफिकेशन शुरुआत में ऐसा होगा कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो या तो प्राकृतिक होंगे या ह्यूमन मेड होंगे, अप्राकृतिक होंगे, नेचुरल होंगे, ह्यूमन होंगे। जो लोग बनाते हैं वो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोल के लिए हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, फूड के लिए, फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। ह्यूमन के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी आती है। इसका मतलब ये है कितना बढ़िया है वो, कितना बेहतरीन है, कितनी क्वांटिटी, ज़्यादा कम। और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो दो तरीके के आते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि एक बार आपने इसका उपयोग कर लिया फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे। तो रिसाइकलेबल होते हैं, कुछ मेटल्स बार बार रिसाइकल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन रिसाइकलेबल। इसका मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल अगर आपने यूज कर लिया अपनी गाड़ी में, उसके बाद वो पेट्रोल दोबारा नहीं आएगा, वो बन गया जो उसको बनना था, गैस बनना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनना था, हाइड्रोजन सल्फाइड बनना था, जो बनना बन गया। अब वो दोबारा फॉसिल फ्यूल बनने में उसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इसमें आते हैं। रिन्यूएबल मतलब यह है, रिन्यूएबल इसमें शब्द है रिन्यू, मतलब दोबारा। तो रिन्यूएबल में कॉन्टिन्यूस है, जैसे फ्लो, हमेशा आपको हवा हमेशा मिलती रहेगी,
पानी हमेशा मिलता रहेगा। अब इसमें एक और विभाजन कर सकते हैं बायोलॉजिकल, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अब पौधे बार बार उगते रहेंगे। वाइल्ड लाइफ है, अगर एक जानवर का देहांत हो जाता है तो वो दूसरे जानवर क्रिएट हो जाते हैं, यानी क्रिएशन, रिप्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये संसाधन जो है ये हमने अलग अलग भाग में डिवाइड किया। अब इसको समझना आसान हो जाएगा, इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम नेचुरल, ह्यूमन मेड, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बहुत सारे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचुरल और ह्यूमन मेड, या ये कहें कि मैन मेड रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं? नेचुरल मतलब जो प्रकृति से आते हैं, जो हमें मदर नेचर देती है। और ह्यूमन मेड जो होते हैं, इसका मतलब हम खुद बनाते हैं। इसमें हमारा दिमाग, हमारी स्किल यूज होती है। नेचुरल रिसोर्स में हो गया ज़मीन और पानी, पौधे, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज। और जहाँ पर हम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, मशीन जब हम बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो गए। अब इसमें बायोटिक और एबायोटिक एक और डिवीजन आता है। बायोटिक और एबायोटिक में क्या अंतर है? देखिए, बायो मतलब जब भी हम बात करते हैं जीवित, जिसमें जिंदगी होती है, बायो मतलब जिसमें लाइफ हो, और एबायो मतलब उनमें जिनमें जिंदगी नहीं होती, लाइफ नहीं होती। बायोटिक मतलब जिनमें लाइफ होगी, एबायोटिक मतलब जिनमें जिंदगी नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। जैसे जो चीज़ बायोस्फीयर से आती है, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ, मछलियाँ हो गई, जानवर हो गए, हम भी तो इसमें आते हैं, जिनमें जिंदगी है। ये सब सांस लेते हैं, ये सब खाते हैं, एक्सक्रीटा करते हैं, जिंदगी जीते हैं। और जो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग चीज से आते हैं, जिनमें जिंदगी नहीं है, उनको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, लेड, ये सारे मिनरल्स है, एक तरीके से खनिज है, या खनिज का प्योरीफाइड फॉर्म है, ये एबायोटिक रिसोर्सेज है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैं और आप, पूरे विश्व में लोग हैं, उसी के हिसाब से चीजें बन रही है। आप और मैं पढ़ रहे हैं ये अभी, वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उपयोगी हो जाएंगे आगे चल के। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे आपने देखा कि हमने अलग अलग भाग में डिवाइड किया, और ये डिवाइड था, पहले चीज ये था कि ओरिजिन से डिवाइड किया था, कि कहां से पहली चीज ओरिजिन थी। कैसे डिवाइड किया था? कि ये जीवित वस्तु से आ रहे हैं, जीव जंतु से आ रहे हैं, या नॉन जीवित से आ रहे हैं। फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फिर आता है ओनरशिप, किसके पास है? एक सिंगल आदमी के पास है, एक समूह के पास है, पूरे देश के पास है, या पूरे विश्व के पास है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं, किस जगह पे है, पोटेंशियल है, या हो सकता है डेवलप हो गए हो, या हमने रख दिए उसको कहीं रिजर्व, या हमारे पास है, हम उसको बाद में यूज करेंगे। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है इस चीज की? क्या हम इसको यूज कर रहे हैं अभी? क्या हम आगे चल के यूज करेंगे? तो ये इसका स्टेटस और डेवलपमेंट में इस भाग में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, मैं और आप भी रिसोर्सेज हैं। जब हम पढ़ लिख लेते हैं, कुछ स्किल सीख जाते हैं, तो हम रिसोर्स हो जाते हैं। कुछ आपने देखा बायोटिक और एबायोटिक, ये ओरिजिन के हिसाब से था कि भाई कहाँ से आते हैं ये। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो होते हैं, इनका बेसिस होता है एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म और नहीं खत्म होता है। खत्म होने और नए खत्म होने पर हम ये डिवीजन करते हैं। जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, समय के साथ अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। यानी कि अगर आप एक जगह टमाटर है आपका, उसके बीजे गिरे हुए हैं, पानी पड़ेगा, वो टमाटर उग जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एनिमल्स जो है, बिल्लियां, जानवर, कुत्ते, ये सब अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारे रिसोर्सेज कुत्ते बिल्लियां हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें, जैसे बकरे हो गए, मुर्गी हो गई, ये हमारे लिए एक रिसोर्स हो गए। अब कई ऐसे होते हैं जो वाटर है, सोलार एनर्जी है, विंड है, टाइडल है, ये सारी की सारी चीजें हमेशा रिन्यू होते रहेंगी, ये खत्म नहीं होगी कभी भी। अब जरूरी ये हो जाता है कि जब भी हम संसाधन की बात करते हैं,
तो जैसे इनका डेवलपमेंट की, इनका विकास का क्या मतलब है? जैसे ओनरशिप को मैंने आपको बताया था, पहले मैं ओनरशिप कंप्लीट कर दूं। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है किसी एक के पास हो, एक आदमी के पास हो या 2-3 आदमी के पास हो, बहुत कम लोगों के पास हो, इनके पास वो रिसोर्सेज है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। मतलब उन्होंने या तो खरीदा हुआ है या वो ओन करते हैं उसको, वो उसके मालिक हैं, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लैंड दे दिया, विलेजर्स को, गांव वालों को, अब वो क्या है कि अर्बन लोग आते हैं, बड़े बड़े घर खरीदते हैं या फिर अपार्टमेंट खरीदते हैं। जैसे प्लांटेशन है, पैस्चर लैंड है, कई कई वेल्स जो होते हैं, कुएं, ये किसी एक के पास होते हैं। जब हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज पे आते हैं, कम्युनिटी मतलब समाज, सामुदायिक, तो वहां पर जैसे अगर आप विलेज में जाएं तो एक जगह होती है जहां पर सारे जानवर आके चरते हैं, वो सबके लिए है। कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक ही जगह, जैसे आपके कब्रिस्तान हो गए या फिर क्रिमेशन एरिया हो गए, ऐसे ही आपका पार्क हो गया। अगर आप पॉन्ड में, तालाब में जाके नहाना चाहते हैं, कोई भी जा सकता है। पिकनिक स्पॉट सबके लिए होते हैं, मेरे आपके लिए, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए होगा मेरे लिए नहीं होगा। ये पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं। इसका मतलब ये सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। जितने भी लोग वहां रहते हैं या जितने भी लोग वहां नहीं रहते हैं, उनके लिए भी वो एक्सेसिबल है। वो कम्युनिटी है, वो समाज के लिए, सबके लिए। ताजमहल जो है वो तमिलनाडु का आदमी भी जा सकता है, जम्मू कश्मीर का भी जा सकता है, मणिपुर का आदमी भी जा सकता है ताजमहल, उसको हम कह सकते हैं। अगर नेशनल रिसोर्सेज की बात करूं तो एक देश की बाउंड्री जो है, उसमें जो रिसोर्सेज है उसको हम ही तो नेशन है, मैं और आप ही तो नेशन है ना, तो हमको बिलोंग करता है। और हम किसको डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है, उनके पास पावर है। वो उनके पास ये भी पावर है कि वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी ले सकती है। मान लीजिए आपको एक रेलवे लाइन बनानी है, एक मेट्रो लाइन बनानी है, अब वहां पर आपकी जमीन आ रही है या आपका घर आ रहा है या जो भी आप बीच में आ रहे हैं, तो आपका एक्वायर किया जा सकता है, आपको बकायदा पैसे दिए जाएंगे और आपकी जमीन या आपका घर या आपका इलाका जो भी उसके बीच में आ रहा है वो ले लिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा आपको, लेकिन उनके पास पावर है, वो ले लेंगे। जो भी मिनरल है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो भी हमारे बाउंड्री में है, और साथ में ओशन, समुद्र में भी, मतलब 12 नॉटिकल माइल, करीबन 19 से 20 किलोमीटर अगर आप जाएं, 19.2 क्लियर है, हमारे सी शोर से 20 किलोमीटर तक वो हमारा टेरिटोरियल वाटर आता है, मतलब वो हमारा पानी है। उसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारे हैं, मछलियां हमारी हैं, उसके अंदर अगर कोई खनिज तत्व है, जैसे अगर हमारा देश है तो यहाँ से हमारी बाउंड्री से करीबन 12 नॉटिकल माइल चल लीजिए आप। नॉटिकल माइल और किलोमीटर में अंतर होता है, इसलिए आप 20 किलोमीटर तक करीब जाएंगे, 19.2 तक, वो हमारा है। अगर आप 200 किलोमीटर तक जाएंगे, 200 किलोमीटर तक, वो 200 किलोमीटर के बाद फिर हमारा नहीं होता। 200 किलोमीटर के बाद वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है, मतलब 200 किलोमीटर के बाद वो इंटरनेशनल वाटर्स कहते हैं उसको, किसी भी कंट्री के होल्ड में नहीं रहता, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब हिंदुस्तान में हमारे पास राइट है, हम मैंगनीज निकाल सकते हैं जो बियॉन्ड इकोनॉमिक जोन हो, मतलब हमारा जो जोन है उससे बाहर हम जाके इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी जाके हमारे पास एक एरिया है जहां पर हमारे पास राइट है कि हम मैंगनीज निकाल सकते हैं। ये सब इंटरनेशनल ट्रीटी से होता है, लोग बैठते हैं, पूरे इंटरनेशनली लोग बैठते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, वो आपको ये पावर देती है। और डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि वो आपके रीजन में है, लेकिन अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपको पता है वो है। अगर आप राजस्थान, गुजरात में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर बहुत बढ़िया हवा चलती है और अच्छी गर्मी होती है, सोलार एनर्जी काफी अच्छी है, लेकिन अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की हमने, या बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम नहीं किया है, तो हम इसको कभी ना कभी यूज करेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, आगे के रिसोर्सेज हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब यह है कि हमने पूरा काम कर लिया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सर्वे भी कर लिया है,
क्वालिटी क्वांटिटी भी पता है कितना है, क्या किस क्वालिटी का है, हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास पूरी साइंस भी है, उसको हम उपयोग भी कर सकते हैं और हम ये भी जानते हैं कौन सा कितना है, कहाँ है, कैसा है। स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड को पूरा कर पाए, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम जानते हैं कि इसको हम यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको ह्यूमन नीड्स के लिए उपयोग किया जाए। जैसे मैं स्टॉक का एग्जांपल अगर लूं, एक स्टॉक हो गया, अब इस स्टॉक में यहां पर वो चीज है, फिर से मैं बताऊं, स्टॉक मतलब ये है कि हमारे पास है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो अगर पानी है, पानी में H2O होता है ना, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप में अगर गैसेस देखें तो खुद ही इन्फ्लेमेबल गैसेस है, यानी कि इसको हम यूज करके एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी देती है अगर इनका कंबशन हो तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। रिजर्व का क्या मतलब है? फिर रिजर्व का मतलब यह है कि स्टॉक का एक पार्ट है। रिजर्व का मतलब यह है कि एक सबसेट, मान लीजिए रिजर्व है स्टॉक का एक सबसेट। हम ये जानते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने यूज नहीं किया, हम अभी नहीं कर रहे इसको। जैसे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में जाएंगे आप, वहां पर कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट हो सकता है, लेकिन अभी हमने कई ऐसे रिजर्व्स हैं जिसको हमने रख रखा है कि भाई आगे यूज करेंगे, हमें पता है कि हम यूज करेंगे और हमने भी रख रखा है। रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए जब हम संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन के अलग अलग डिवीजन हो गए, लेकिन इन रिसोर्स को अगर हम डेवलप कर सके, उनको कोई चीज अगर पड़ी है तो बस पड़ी है, लेकिन जब हम उसको यूटिलाइज करें, हम उसका उपयोग करें, हम उस पर टेक्नोलॉजी लगाएं, हम उसमें जो ह्यूमन के पास क्या दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, वो लगाएगा। कुछ रिसोर्सेज होते हैं हम उसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं तो क्या नेचर है, क्या टाइप है, क्या उसका साइज है, जैसे ओशन वाटर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्लाइमेट है, ये तो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आयरन, टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इनका बात करें तो ये तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये रीयूजेबल है, एग्जॉस्टेबल है, लेकिन इसको बार बार यूज किया जा सकता है, यानी कि बहुत सालों में ये बनेगी, लेकिन अगर हमने यूज किया, जैसे इसका मतलब हमको रिसाइकल करना पड़ेगा, रीयूज और रिसाइकल करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग को देखिए, हमको जो चीज मिली है हम समझते हैं ये तो हमको नेचर ने फ्री में दे दिया है, जो प्रकृति है उसने हमको फ्री में दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम उसका सही तरीके से यूज ना करें या इनडिस्क्रिमिनेट यूज बंद ना करें, यानी इसका शोषण बंद ना करें, एक्सप्लॉयटेशन बनना बंद करें, हम कर क्या रहे, हम लोग को कुछ दिक्कतें हैं। पहली चीज तो ये है कि कई लोग जो हैं वो बड़े लालची हैं, ग्रीड, तो कई रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो रहे, कई संसाधन खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम और आप में से कुछ लोग हैं जो इसको लालच की तरह यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज आ गए। इसका मतलब कि अमीर के पास खूब सारा है या गरीब के पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब जब हम ये शोषण कर रहे हैं, आप ये मत सोच रही है कि हम एक कोकराझार में बैठ के इसका यूज कर रहे हैं तो स्वीडन में इसका असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो आप यहां कर रहे हैं ना, वो पूरे ग्लोब में असर कर रहा है, पूरे विश्व में असर कर रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। ओजोन लेयर है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो गया उसमें, पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आपके सारे जो आइलैंड्स है ना, वो सारे पानी में दब जाएंगे। ओजोन लेयर अगर जो डिप्लीशन न्यूजीलैंड के ऊपर है, लोगों को स्किन कैंसर हो रहे हैं इससे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखिए, और बच्चों को सांस की दिक्कत हो रही है। जमीन, अब जमीन जो अच्छी है वो भी खराब हो रही है पॉल्यूशन के कारण, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हम क्या कर रहे हैं
कि हम किसी एक अपने मदर नेचर पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं, तो हमको सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस इस तरीके से हो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और ये है कि आगे जो जनरेशन है उसके लिए हम बचा के रखें। इसका मतलब ये है कि मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसको रूथलेसली यूज कर रहा हूं, बगैर दिमाग के, बगैर सोच के, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? अगर मेरा बच्चा भी थोड़ा बहुत यूज कर लेता है, उसके बच्चे का क्या होगा? हम आज अपनी सोच रहे हैं, हम आगे के जनरेशन की नहीं सोच रहे। अगर आज हम समझदारी से यूज करें, तो कंट्रोल वे में यूज करें, तो हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा और ज्यादा छोड़ दें, तो वो अपने बच्चों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चीजें तो रहनी नहीं है। कई ऐसी है जो नॉन रिन्यूएबल है। तो 1992 में 1992 में एक पहली समिट हुई, जून 1992 में। तो 100 जो स्टेट्स के हेड थे, देश के जो हेड्स थे, वो रियो डी जनेरियो ब्राजील में जाके मिले, और ये पहला अपने आप का एक इंटरनेशनल अर्थ समिट था, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी से कंसर्न पहला ये समिट था। और फिर इसका मेन ये क्या काम था, मेन जो सोच थी कि इसमें जो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, पूरे विश्व में जो चेंज हो रहा है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको बचाना। तो 21 पॉइंट का एक एजेंडा लेके आया वो, 21 एजेंडा, और खासतौर पे वो 21वीं सदी के लिए, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट तो हो, प्रोग्रेस हो, लेकिन सस्टेनेबल हो, आगे की जनरेशन के लिए भी हो। कैसे हम जो पर्यावरण का हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, गरीबी, जो लोगों को डिसीजेज हो रही है, कैसे हम आपस में मिलें और इस चीज को कम करें, या इस पे हम कंट्रोल कर सकें। तो रिसोर्स प्लानिंग इसमें एक चीज आती है। बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, अब बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको हम को प्लान करें, थोड़ा समझदारी से इसका उपयोग करें। रिसोर्स प्लानिंग का ये एक टेक्निक है, या स्किल कह सकते हैं इसमें, ताकि हमारे जो अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, संसाधन जो हमको मिले हैं, उनको हम थोड़ा अच्छे से समझदारी से इसका उपयोग कर सकें। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग में। पहला है प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए, हम सर्वे करें, मैप करें उसको GIS वगैरह से, और देखें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो मटेरियल है या रिसोर्सेज है, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। ये पहला स्टेप होता है कि पहले पता तो करें। उसके बाद जो अवेलेबिलिटी है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता, इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्स को हम देखें, एग्जामिनेशन करें, और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी अपना बैकग्राउंड में रखें कि इकोनॉमी और नीड, क्या ज़रूरत, इसकी इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। फिर है कि हम जब इसका एक्सप्लॉयटेशन करें, जब इसको वाकई में यूज़ करें, इसका शोषण करें बेसिकली। तो इसके लिए एक स्टेप वाइज तरीका हो कि हम इसको यूज़ करें, फिर इसको रीयूज़ करें, रीयूज़ रिसाइकल। तो हम क्या करेंगे कि वेस्टेज कम से कम हो, एनवायरनमेंट को हम साफ से साफ रखें, पोल्यूशन फ्री रखें। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन का मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें और बता दूं कि जो डिवर्सिटी है, यानी जो विविधता है, क्योंकि रिसोर्सेज किसी जगह पे कुछ और है, किसी जगह पे कुछ और है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक ही चीज़ है। कई चीज़ें एक जगह ज़्यादा हो सकती है, एक जगह कम हो सकती है। जैसे अगर आप देखें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स बहुत बढ़िया है, और कोयला, इसके डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है। तो मिनरल और कोल के लिए ये इलाके हैं। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पानी के रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पर उसका उपयोग करने के लिए प्रबंध नहीं है। अब राजस्थान में आएंगे तो वहाँ पर जो सूरज की सौर्य ऊर्जा है, और जो वाइड विंड एनर्जी है, हवा, वायु ऊर्जा। अब लद्दाख में जाएंगे तो वो तो डेजर्ट ही है, ठंडा डेजर्ट है। बाकी देश से कुछ अलग ही है वो, उसमें थोड़ा सा कम चीजें हैं, उसमें वो इतनी सारी चीजें नहीं मिल पाएगी। तो जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक जगह पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एक जगह पे कम रिसोर्सेज है, एक जगह पे कुछ महंगे रिसोर्सेज है, एक जगह कुछ हल्के रिसोर्सेज है, सस्ते रिसोर्सेज है। तो वो
सारी की सारी जो जगह है वो हमको पहले आपको रिसोर्स की प्लानिंग में कुछ स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। पहला मैंने जैसे कहा कि आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर हम संसाधन की प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर उसको उस तरीके से यूज़ करते रहते हैं जैसे हम 100 साल पहले यूज़ कर रहे थे, तो फिर ये तो आगे के लिए ख़त्म हो जाएगा। पहले मैंने कहा कि हमको इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा ये कितना अच्छा है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी उसकी कि क्या है, कैसा है, कितना है और कितना बढ़िया है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास इस जो हमने मैप कर लिया, देख लिया क्या टेक्नोलॉजी स्किल तो है हमारे पास, इसका हम क्या तरीके से डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, पूरे जो नेशनल है और इंटरनेशनल भी कहूँगा मैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम इसका उपयोग जब करेंगे, जो हमारा प्लान है वो नेशनल इंटरनेशनल से कैसे मैच करता है, हम कुछ गलत तो नहीं कर जाएंगे, हम कोई ओवर यूज तो नहीं कर जाएंगे। तो हिंदुस्तान की जो शुरुआत हुई थी, पहले जो पंचवर्षीय योजना है वहां से शुरुआत हुई थी, और आज जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास, जो उपलब्धता है, ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई उस जगह का डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। ऐसे इलाके हैं जो बहुत अच्छे डेवलप नहीं हुए, उनके पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली वो आगे नहीं है। अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की बात करें, वो बहुत ही पीछे है। मतलब अगर अब डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, जम्मू कश्मीर, पंजाब से बहुत पीछे हैं लोग। लेकिन इसका मतलब यह है रिसोर्सेस तो हैं लेकिन डेवलपमेंट उस चीज़ का नहीं हो पा रहा है। जो हिस्ट्री हमने कॉलोनाइजेशन में देखी, जब हम कॉलोनी थे, जब ब्रिटिशर्स 200 साल तक हम उनके अंडर में रहे, और उसके पहले भी जो आए थे, अब वो आए क्या, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जगह पकड़ी, उन्होंने जानी कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ है, और जो उनको फायदा मिला उसका उन्होंने उपयोग किया, और फिर हम पे राज भी किया उसी से पैसा कमा के। तो इस तरीके से यानी कि उस रिसोर्सेस को लिया उन्होंने, और उन्होंने हम ही पे राज किया उसी रिसोर्स का यूज करके। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा, संरक्षण, आरक्षण, संरक्षण। हम अगर उसका सही से, समझदारी से यूज ना करें, प्लानिंग से यूज ना करें, तो फिर रिसोर्सेज जो है वो आज नहीं कल खत्म हो जाएंगे। तो प्लान तरीका होना चाहिए। समझदारी इसी में है, आपकी और मेरी, कि कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आगे हमारे पास नहीं आएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अगर हम उसका कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब बगैर सोच समझ के हम उसका रैम्पेंट या रूथलेस उपयोग करेंगे, तो फिर आगे चल के वो, देखिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, सोशियो इकोनॉमी भी करेगा, समाज में भी दिक्कत करेगा ये। इसको बहुत समय पहले लोगों ने सोच लिया था। गांधी जी ने कहा था कि अगर सबके लिए चीजें हैं, लेकिन अगर कोई लालची है ना, किसी की लालच के लिए हमारे पास कम पड़ जाएगा। सबके लिए हमारे पास है, लेकिन कोई लालच करता है, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास वो लालची आदमी के लिए तो हमारे पास जितना भी है उतना कम है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब ऑफ रोम, ये पहली संस्था ऐसी थी जिसने कंजर्वेशन के बारे में बात की कि भाई सिस्टमेटिक तरीके से हो ये। इसको गांधीयन फिलॉसफी जो मैंने अभी आपको बताई, उसके अलावा जो शोमेकर्स, उनकी बुक है, किताब है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर ये ग्लोबल लेवल पे आया, एक रिपोर्ट थी, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। इस रिपोर्ट में बताया गया था, जो कॉन्सेप्ट था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इसने ये बताया कि कितना ज़रूरी है कंजर्वेशन करना, कितना ज़रूरी है रिसोर्स का कंजर्वेशन करना। और एक और बुक जैसे मैंने बताया, आवर कॉमन फ्यूचर। इसके अलावा एक ब्राज़ील की जो समिट थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे सबसे पहला आता है लैंड रिसोर्सेज। अब हर चीज़ जो है ज़मीन पे होती है। इसका मतलब वो नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कोई भी आप बात करें, ट्रांसपोर्टेशन जो जाता है, जितना भी मैक्सिमम चीज़ है वो लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है।
हमारा खाना कहाँ से बनता है? हम लोग को शेल्टर बनता है, मिट्टी के बहुत बहुत उपयोग होता है। इसके अलावा और भी हमारे जो वेरिड फीचर्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 43% हमारे प्लेन है और 30% माउंटेन्स है और 27% जो है वो पठार है। इसका मतलब हमारे पास सारे तरह की जो फीचर्स है एक लैंड की, ज़मीनी जो आकृतियां हैं, फीचर है, वो सब है। तो जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं या ज़मीन का उपयोग की बात करते हैं तो लैंड रिसोर्सेस किस किस काम में हम ला सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है फॉरेस्ट। इसके अलावा जो है होता है लैंड जो हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ पर आप कुछ रोप नहीं सकते, कुछ चीज़ पैदा नहीं कर सकते, जैसे बैरन और वेस्ट लैंड होता है। और लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गया, फैक्ट्री हो गए। इसके अलावा और भी अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें फैलो लैंड को हटा दीजिए, तो वहाँ पर फैलो लैंड मतलब होता है वो जगह जिसको छोड़ा गया है अपनी उर्वरकता को दोबारा रिगेन करने के लिए, जैसे परमानेंट पैस्चर्स हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया। इसके अलावा और भी इलाके हैं जैसे कल्चरेबल वेस्ट है, जैसे मैंने कहा कि 5 साल से ज़्यादा इसको हमने छोड़ दिया है, एग्रीकल्चर नहीं किया है, इसमें इसको कल्चरेबल वेस्ट हो गया है। अब फैलो लैंड जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अभी छोड़ा गया है, अभी इस पे बुआई हुई है और फिर छोड़ दिया गया, मतलब कटाई हुई है और फिर छोड़ दिया गया है, इसके बाद किया जाएगा कुछ साल बाद। तो जैसे मैंने बताया आपको और भी है इसके अलावा, जैसे 1 साल से 5 साल तक वो छोड़ा गया हुआ है। फिर सोन एरिया मतलब ये होता है कि एक जगह जो हमने सो किया है, मतलब वहाँ पर बीजे डाले हैं, और इसके अलावा जो नेट सोन एरिया उसको जोड़ के हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए एक जगह है, ये एक जगह है और यहाँ पर एक क्रॉप है। अब एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक ही साल में 3 क्रॉप हुई, तो 1+3 जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। मतलब एक जगह पे तो एक क्रॉप हो रही है, लेकिन एक जगह पे हो सकता है एक साल में 3 क्रॉप हो जाए, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसको फिर 4 बनेगा, इसे नेट सोन एरिया कहते हैं। जो लैंड यूज पैटर्न है, कैसे हम जमीन का उपयोग करते हैं, उसका पैटर्न क्या है? हमारे पास अलग अलग तरीके के टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, जमीन का तरीका भी अलग है, और इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी अलग, हर जगह अलग है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भी अलग है। तो टोटल अगर ज्योग्राफिकल एरिया आप देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हम 93% के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे या तो डेटा नहीं मिल पाया है, या बहुत दूर है, या जिसके बारे में जो हम बाकी चीज़ों में नहीं ला सकते। जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कुछ चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है जिसको सर्वे नहीं किया गया। तो लैंड रिसोर्स में बताऊँ, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया 43% हमारे पास प्लेन्स है, और ये यहाँ पर हम पैदावार करते हैं, यानी यहाँ क्रॉप्स उगती हैं। 30% ऐसे हैं जो जिस पे माउंटेन है, पहाड़ है, और यहाँ पर हमको फॉरेस्ट मिल जाएगा, जंगल मिल जाएंगे, जंगली जानवर मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ। 27% जो है वो पठार है, और जो पठार है वहीं पे आपको मिनरल मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, फॉरेस्ट भी है वहाँ पर, और कुछ एरेबल लैंड है। एरेबल मतलब ये है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से 44% जो है इसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको नेट सोन एरिया बताया था। 22% जो है वो जंगल द्वारा कवर्ड है, 4% है जो जिसको कल्चर किया जा सकता है, 11% फैलो लैंड है जिनको छोड़ा गया है कुछ देर के लिए ताकि वो रिगेन कर ले, 4% परमानेंट पैस्चर्स है जहाँ पर जानवर आते हैं, और 14% जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, 1% जो है बाकी ट्री क्रॉप्स के लिए। तो जो लैंड यूज पैटर्न है वो केवल इस बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है, जैसे टोपोग्राफी है, ज़मीन की क्या कंडीशन है, जहाँ लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है कम है, टेक्नोलॉजी की कौन सी अवेलेबल है वहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूँ। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा इसमें चेन डिफरेंस देखिएगा। 1960 और 2002-2003 की बात है, 60-61, 2002-2003। तो आप देखें कि जो ये ब्लू है फॉरेस्ट, ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा। और फिर आपको बाकी एरिया दिखा रहा हूँ मैं, जैसे 12.01 ये बैरन और वेस्टलैंड है,
अभी 6.21 हो गया 2002-03 में। इसके अलावा जो ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स में है ये पहले 1.5 था, अभी 1.1 है। 3.5% अगर आप देखें तो ये कुछ जो फैलो लैंड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। मतलब मैं आपको चेन डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो जमीन, जो फॉरेस्ट का एरिया जो है, या कहें कि जो कैटल के लिए होता है कि भाई उनको हमको फीड करना होता है, वो जो लैंड है वो थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कई ऐसे लैंड जो होते हैं कॉस्ट, जब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, कई जो लैंड्स हैं वो एक ही बार कल्टीवेशन हो सकता है, वहां पे एक बार पैदावार हो सकती है, कई बार एक से ज्यादा हो सकती है। तो नेट सोन एरिया में आता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो परसेंटेज है इस नेट सोन एरिया का ये अराउंड 54% आता है, मतलब टोटल एरिया का 54% आता है। ये जो पैटर्न है ये स्टेट के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे 80% जो है पंजाब हरियाणा का टोटल एरिया वो नेट सोन एरिया में आता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का केवल 10% आता है इसमें। नेट सोन एरिया जो होता है वो केवल 10% है इसमें, इससे ज्यादा नहीं है। जो फॉरेस्ट एरिया है, हम फॉरेस्ट एरिया के, जंगल के एरिया की बात करें तो वो 33% से कम है। जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है उससे कम है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में क्लियर दिया हुआ है कि भाई 33% तो पूरे एरिया जितना भी है, 1/3 वो तो कम से कम फॉरेस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमको इकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए, हमें अगर पर्यावरण का एक बैलेंस चाहिए, तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो मैक्सिमम रहे। हमारे पास अलग तरीके के, एक तो एग्रीकल्चर में लैंड की बात कर लिया मैंने, अलग अलग एरेबल लैंड की बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास जो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स है वो हम क्या ले रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जब एक ओवरग्रेजिंग हो जाती है, मतलब किसी एरिया में जानवर बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं, या पेड़ काट दिए जाते हैं, या फॉरेस्ट का ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, या जमीन खराब हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारे जानवरों को छोड़ दें, उस एरिया को में ओवरग्रेजिंग हो जाएगी, जितना उनको खाना चाहिए उससे ज्यादा वो खत्म कर देंगे और ज्यादा नुकसान कर देंगे। जिसके अलावा हम जो केयरलेसली फॉरेस्ट को काट रहे हैं, हमारे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, ये सब इसका कारण है। तो जब हम लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर की बात करते हैं तो हमारा जो मेन नीड है 95% हमारी जो नीड है, 95% जो हमारी चीजें हैं वो कहां से आती है? वो कहां से आती है? वो लैंड से ही आती है। 130 मिलियन हेक्टेयर हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है, डिग्रेडेड लैंड है, मतलब साफ लैंड नहीं है हमारे पास, डिग्रेड हो गई है। हम क्या कर रहे हैं कि इस जमीनों को हम डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। 130 मिलियन हेक्टेयर जैसे मैंने आपको बताया वो डिग्रेडेड है, और इसमें 130 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। 28% जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, जंगल का जो डिग्रेडेड एरिया है। 56 जो है उसमें पानी ने जमीन को मतलब ऊपर की परत को खाली कर दिया है। उसके अलावा कई ऐसे हैं जहां पर जो नमकीन है या एल्कलाइन है, मतलब वहां पर चीजें पैदा नहीं हो सकती। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग भी हो रही है और क्वेरिंग हो रही है, यानी कि आप जैसे खदान वगैरह है उसके लिए जमीन जो होती है वो खराब हो जाती है। तो वेस्टलैंड अगर हम देखें 2000 का, ये एक पिक्चर दिखाता है कि हमारे पास जो वाटर इरिटेड एरिया है, मतलब पानी से ऊपर की परत खराब हो गई है, ये निकल गई है। इसके अलावा सलाइन और अल्कलाइन लैंड है, मतलब वहां जहां पैदावार नहीं हो सकती है ना, वो उपयुक्त नहीं है। अब जहां हम माइनिंग करते हैं, जहां पर खदान होता है, खुदाई करते हैं, तो मान लीजिए ये हमने एक जगह खदान बना दी, माइन हो गई है। इसकी अगर माइन हमने खोदी है तो इसका मतलब इसकी मिट्टी जो है एक्सकेवेशन से हमने बाहर निकाली होगी। अब जब ये हमारी खदान में काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम खनिज के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर खदान बनाना है या ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है तो आपको पेड़ों को हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो माइनिंग करते हैं, पहली चीज़ ये है कि आपको पेड़ों को हटाना ही पड़ेगा। तो ये सरकारें जो है ये पेड़ों को हटा रही है,
इसके अलावा जब आप लैंड डिग्रेडेशन तो यही हो गया ना, दूसरा ये और जैसे क्षेत्रों में आए, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग से हो जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ओवर इरिगेशन हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पानी, मतलब एक तो सिंचाई है, एक एक्स्ट्रा सिंचाई है। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। इसका मतलब जब पानी में सैलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, ये मैं सब साइंटिफिक टर्म बता रहा हूँ, बस आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब कि अब वो जमीन जो है उस पानी के कारण इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहती, उसमें आप पैदावार नहीं कर सकते। ये है, ये अलग अलग जगह बताया मैंने आपको। और कई जगह जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री, उसके लिए हमको लाइमस्टोन चाहिए होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी स्टोन है, सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए हमें चाहिए होता है। यहां पर डस्ट बहुत जनरेट होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होती है, मतलब धूल। अब ये जो धूल है ये जमीन के ऊपर जाके ठहर जाती है। अब जैसे ही जो ठहर गई तो पानी जो है वो जमीन के नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि डस्ट आ गई ऊपर, ये ऊपर अपनी एक परत बना लेती है, स्ट्रॉन्ग शीट बना लेती है। तो इससे क्या होता है, इस डस्ट के कारण पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाता। अब इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, वहां से जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं पानी, या ये पानी में छोड़े जाए तो पानी का पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अगर केमिकल को ट्रीट नहीं किया गया, सीधा का सीधा आपने पानी में छोड़ दिया, जैसे गंगा और यमुना इसलिए गंदी हुई है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वो सीधा पानी जो है वो नदियों में छोड़ देती है। सवाल उठता है कि इसके सोल्यूशन क्या है, फिर सोल्यूशन क्या होंगे इसके? सोल्यूशन ये है, पहली चीज ये है एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा हम पेड़ लगा सकें, जितने ज्यादा हम फॉरेस्ट को बना सकें। और दूसरी चीज है ग्रेजिंग। अगर जानवर जो है ओवर ग्रेज कर जाएंगे किसी इलाके को, जानवर जो है वो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि ग्रेजिंग तो करते हैं वो, साथ में वो पेड़ों को खराब भी करते हैं, है ना। तो एक स्टेबलाइज करें। जो हम जब एक शेल्टर बेड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है, अगर हम पेड़ लाइन में लगा दें तो हवा की जो स्पीड है उसको ये रोकते हैं। तो क्या होगा कि जब ये स्पीड रोकेंगे तो जो हवा धूल को उड़ा के ले जाती है वो नहीं उड़ा पाएगी। आपने देखा जो थॉर्नी बुशेस, जो स्टैंड ड्यून्स होते हैं मरुस्थल इलाके में खासतौर पे, तो वहां पर जो अगर छोटे छोटे पौधे होते हैं वो इसको रोकते हैं कि धूल ज्यादा ना उड़े। तो ये तरीका हो सकता है हमारा कि हम ये माइनिंग एक्टिविटीज को संभालें, और जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेस्ट आए बाहर तो उसको प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट किया जाए, यानी खराब चीजें जो इससे आ रही हैं उसको वहीं के वहीं ट्रीट किया जाए, और फिर वो चीजें हम पानी में डालने से पहले एक ट्रीटमेंट हो, चाहे वो लैंड के बारे में बात करें चाहे वाटर के बारे में बात करें, क्योंकि दो ही क्षेत्र में हमें वो सारी चीजें नहीं देनी है जो आगे चल के खराब करें। तो सॉइल, जमीन एज ए रिसोर्स कैसे होता है, जब क्योंकि हमारे पास ये सॉइल एक बहुत बड़ा संसाधन है और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ पर पौधे उगते हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, सब चीज़ों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। तो अगर मैं सॉइल का प्रोफाइल का बताऊं तो सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पर अपर सॉइल लेयर है, ये उसके नीचे जो होते हैं थोड़े वेदर्ड रॉक्स होते हैं, मतलब बहुत महीन से पत्थर मान लीजिए, यहाँ पर थोड़े ठीक ठाक पत्थर होंगे, और सबसे नीचे जो होंगे वहां पर बेड रॉक्स होंगे, बड़े बड़े रॉक्स होंगे, मतलब ये बेड रॉक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन या मिट्टी ये एक लिविंग सिस्टम है, बहुत साल हो जाते हैं, बहुत सालों लगते हैं एक मिट्टी को बनने में, 1 मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं केवल 1 सेंटीमीटर बनने में। अगर आप उसकी डेप्थ लें तो सालों साल लग जाएंगे, मिलियन ईयर, लाखों साल लग जाएंगे। तो ये मिट्टी बनती कैसी है, अगर आप देखें रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और वेजिटेशन क्या है, किस टाइम की लाइफ है वहाँ पे, ये सब सॉइल बनाते हैं। सॉइल बनने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उस जगह पे ढलान कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हवा कैसे चल रही है, पानी कितना गिर रहा है, ये सब सॉइल को बनाने में एक फैक्टर्स हैं। तो कैसे बनती कैसे है, तरीका क्या है इसका?
होता ये है कि टेम्परेचर जब चेंज होता है, पानी जब बहता है ऊपर से नीचे, ग्लेशियर्स है, इसके अलावा और भी डिकम्पोजिशन की एक्टिविटीज़ है, जैसे जानवर मर जाते हैं, पेड़ मर जाते हैं, तो ये सब सॉइल बनाते हैं। और इसके अलावा केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी हैं, जैसे आप देखें ये भी ऑर्गेनिक ह्यूमस कहते हैं इसको। जानवर वगैरह जब लिविंग बींग्स का देहांत होता है, वो मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तब वो ये सॉइल ही बनाते हैं, मिट्टी में बना देते हैं। तो जिस तरीके से ये फैक्टर्स हैं अलग अलग जगह पे, इस हिसाब से आपका सॉइल अलग अलग होती है, कलर उसका अलग होगा, थिकनेस अलग होगा, उसका टेक्सचर अलग होगा, लाल मिट्टी हो, कहीं काली मिट्टी हो, कहीं अलग होगा। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि बनता कैसा है। मान लीजिए पत्थर है, पत्थर क्या है, यहाँ पर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, हवा आ रही है, हवा ब्लो कर रही है, तो बहुत माइक्रो, आप इसको आंखों से नहीं देख पाएंगे, बहुत माइन्यूट माइन्यूट माइन्यूट, ये जब जिसे कहते हैं ना रसरी आवत जात से सिल पर परश निशान, मतलब बार बार जब ये एक्टिविटी होती रहती है, तो माइक्रो लेवल पे ये जो पत्थर का बहुत महीन चूरा है, हवा और पानी ये लेके आते हैं और फिर ये नीचे लाके इसको डिपॉजिट करते हैं, इनको घिसते रहती है और उसके बाद फाइनली ये सॉइल बनता है। हवा से हो गया, पानी से हो गया, ग्लेशियर से हो गया, ये मेन फैक्टर्स हैं जो एक सॉइल को बनाते हैं। तो इरोजन होती है, इसको वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब काटना होता है। तो फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी जानवर को देखेंगे या किसी भी इंसान को भी देखेंगे, तो जब उसका देहांत हो जाता है तो मोस्टली उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद वो पूरा ज़मीन बन जाता है, पूरी मिट्टी बन जाता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैंने आपको जैसे बताया, ये हवा और जो पानी है और ये जो फ्लोरा फौना है, ये एक समय की बात नहीं है, आज और कल भी नहीं। आज अगर किसी का देहांत हो, कल मिट्टी बन जाएगा, उसको सालों साल लग जाते हैं। और हर एक इलाके में हवा एक जैसी नहीं होगी, पानी एक जैसा नहीं होगा, टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा, फ्लोरा एंड फौना एक जैसे नहीं होंगे, तो हर जगह पे अलग होगा। तो हम ये कह सकते हैं हर जगह की सॉइल अलग होगी। तो सॉइल है क्या? ये अर्थ क्रस्ट, ज़मीन पे जिस पे आप खड़े हुए हैं, वो अपर मोस्ट लेयर है, वो लूज है, इसको आप हाथ से उठा सकते हैं। और ख़ासतौर पे जो पौधों को बढ़ने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए ये सॉइल होता है, जिसे हम सबसे ऊपर वाली अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अगर आप कोई ना कोई तरीका होगा, क्योंकि इतनी लूज होती है, ये कभी भी उड़ जाती है और कभी भी ऊपर का लेयर इसका हट जाता है। तो सॉइल फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं एक सॉइल को बनाने के लिए, कि वो किस रॉक से बन रही है, किस पत्थर से बन रही है, क्लाइमेट कहाँ का है, बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत हल्का एनवायरमेंट है, एनिमल प्लांट कौन कौन से हैं, फ्लोरा फौना क्या है, और टोपोग्राफी क्या है, पहाड़ी इलाका है या प्लेन इलाका है। ये जो सॉइल है, ये सॉइल जो है वो रॉक से ही बनती है, पत्थर से ही बनती है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो रॉक है ये डीजेनरेट होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, और उसके बाद ये इनके दो प्रोसेस होते हैं, एक वेदरिंग और एक इरोजन, मतलब घर्षण और आपस में इनको धीरे धीरे समय के हिसाब से इनको घिसना। तो सॉइल टाइप जो है, अब अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से उनका हम नाम दे सकते हैं। कहीं में काली मिट्टी होगी, कहीं लाल मिट्टी होगी, है ना। हमारा लैटीट्यूड लैंगिट्यूड अलग अलग है, तो हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके की सॉइल टाइप्स मिलेगी। हम हिंदुस्तान में हर जगह पे जाएं, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टाइप की सॉइल मिल जाएगी। तो कुछ टाइप की सॉइल है, जैसे एलुवियल होती है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है और डेजर्ट सॉइल है। ये मेन चीज़ें हैं। तो एलुवियल सॉइल जो होते हैं दो टाइप की होती है, दो टाइप है। एक खादर, ये आपको नदर्न प्लेन्स में मिलती है, मतलब हमारे जो नॉर्थ के प्लेन्स में और कोस्टल स्टेट्स में और फिर जो ईस्टर्न कोस्ट के कोस्टल स्टेट्स में। उसके अलावा ब्लैक सॉइल है, ये हमको डेक्कन ट्रैप में मिलती है, डेक्कन का जो पठार है उसके ट्रैप से मिलती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, वेस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। और ये कपास के लिए सबसे बढ़िया है, काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे बढ़िया है। फिर लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ये जो है जहाँ पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स है, जहाँ पर ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर रेड सॉइल मिलती है। इसके अलावा आपकी लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल। अब ये होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जहाँ होता है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ गिरता है ना, बहुत ज़्यादा पानी होता है, नमी होती है इसमें। अब मानसून के समय में बहुत ज़्यादा पानी जब गिरता है तो वहाँ उस जगह पे यहाँ मिलती है। जैसे डेक्कन हो गया, हिल्स डेक्कन के, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, असम और मेघालय। और माउंटेन साइड मतलब पहाड़ी जहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है उसके कारण डिपॉजिट जो होता है उससे मिलती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न रेंज हो गया उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू और कश्मीर हो गया। ऐसे डेजर्ट सॉइल है, मतलब ये रेत नहीं है,
ये सॉइल है, मिट्टी है जो डेजर्ट के इलाकों में मिलती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ये सारी ड्राई एरिया, एरिड एरियाज में मिलती है। तो मैं आपको ज़रा इसको बता दूं, ज़रा कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, ज़रा डायग्राम से बताना चाहिए। पहली चीज़ देखिए आप कि एलुवियल सॉइल देखिए, ये जो नदर्न प्लेन देख रहे हैं ना, ये जो एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार होती है चावल गेहूँ वगैरह की। यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, ये रेड और येलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है, ये ब्लैक सॉइल वाला इलाका हो गया, ये सौराष्ट्र का भी इलाका है। और ये जो कर्नाटका का मैंने बताया, महाराष्ट्र कर्नाटका का जो कपास के लिए, यहाँ पर देखिए ये जो केरला का इलाका है, यहाँ पर आपको लेटराइट मिलता है, लेटराइट इसके ऊपर भी है, जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा जहाँ होगा, मतलब 200 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी जहाँ पर होगा। कई ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ड्राई एरिया है, एरिड एरिया। तो एक बार और ज़रा इनको ज़रा डिस्कस किया जाए। एलुवियल सॉइल फिर से समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा आपको सॉइल ये हिंदुस्तान में मिलेगी। पूरा जो नॉर्थ प्लेन है हमारा, वहाँ पर एलुवियल सॉइल है। और ये कहाँ से आए हैं? जो हमारे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, उनके डिपोजिशन से आता है। मतलब जब ये आती हैं, जब इनकी स्पीड कम हो जाती है तो ये मिट्टी जमा करती है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉरिडोर भी है राजस्थान गुजरात, वहाँ पर भी आपको मिलता है। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ख़ासतौर पे जो डेल्टास हैं, अलग अलग नदियों के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वहाँ पर भी ये मिलती है। अब इसमें अलग अलग, अब देखें, सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, उन सब मिल के आपको ये एक कंबाइंड टर्म मिलेगा। और जैसे आप इसकी ना सॉइल जो कण है उसकी वो भी साइज भी बढ़ता और घटता है। तो जो मिट्टियाँ जो हमारे पास प्लेन्स में आती हैं, इसमें दुआर्स है, केओस है, तराई। अब साइज के अलावा, इसके अलावा ये जो एज होती है, एज जो होगी इनकी कि कितने साल हो गए इनको, उसके हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। ये बांगर और कादर हो सकता है, बांगर और खादर। जो खादर मतलब होता है कि अभी अभी आया है, एकदम फ्रेश है ये, और बांगर मतलब पुरानी। तो बांगर साइल में जो कंकड़ होते हैं ना, वो थोड़े कंकड़ हम कहते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। खादर में कंकड़ थोड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा होते हैं, इसमें वो उतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन कंकड़ होते हैं, इसे बांगर सॉइल कहते हैं। और इसके अलावा जहाँ पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, वो बांगर हो जाते हैं। तो क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, तो जो बांगर जो है, बांगर क्योंकि नया जो मोर फर्टाइल हो जाता है, जो नया एलुवियल है, खादर जो है, जो भी नई एलुवियल सॉइल होगी, वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर चीज़ें पैदा होगी। देखिए ये रिवर है, ये रिवर बेड है, यहाँ पर जो सॉइल है इस जगह पे, ये नई सॉइल है, क्योंकि अभी अभी पानी आया है और अभी भी उसने डिपॉजिट किया है। इसको हम खादर कहते हैं, न्यू एलुवियल। थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे, नदी से थोड़ा और बाहर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़े से कंकड़ का साइज बढ़ जाएगा बहुत। इसको हम कहेंगे बांगर कहेंगे। अंदर का जो है उसको हम खादर कहते हैं, बाहर की जो है बांगर, वो थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है। जो मिट्टी के पास का है उसको वो ज़्यादा होता है। ये बहुत एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, जो आपके शुगर केन के लिए, पैडी, वीट मतलब चावल, गेहूं और गन्ने के लिए बहुत बढ़िया होता है, साथ में दालों के लिए भी। और क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे लोग रहते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे आप यहाँ पे, इस जगह पे। मैं आपको वो इलाका ले जाता हूँ, दोबारा ले जाता हूँ आपको। तो ये जो इलाके आप देख रहे हैं, ये जो इलाके हैं, ये जो इंडस आपने देखा, इंडस, गंगा, और ये जो इलाका दिखा रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा दाएं हाथ का, जो नॉर्थ ईस्ट में, तो ये गंगा का क्षेत्र है। ये जो सारा क्षेत्र है, इस तरीके से एलुवियल हमको मिलता है। और थोड़ा सा एरिया जो है उधर भी जाता है, गुजरात की तरफ से भी थोड़ा सा आप देखें एक पोर्शन है, वहाँ भी जा रहा है। और जो नैरो कॉरिडोर है बांग्लादेश के साइड में, ये डेल्टा है जो हमारी गंगा नदी बनाती है। तो यहाँ पर इस इलाके में भी आपको बहुत हुबली इलाका कहते हैं इसको। और ये जो इलाका है यहाँ पर देखिए, जो मानसून जब आता है जाता है,
तो उस समय जब मानसून लौट रहा होता है तब यहाँ बरसात बहुत होती है, तो इस कारण से ये इलाका भी इसी में आता है। फिर ये सारी जो इलाके हैं ना, यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो गिर रही होती है, मतलब ये डेल्टा इलाका है। बहुत सारी नदियाँ जो है लेफ्ट से जाके राइट में वो गिर रही होती है। अब हम ब्लैक सॉइल पे आते हैं, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है वो देखिए, उसका कलर की बात कर लीजिए, रेगूर सॉइल कहते हैं क्योंकि काली दिखती है, और ये कपास के लिए सबसे बढ़िया है। काली मिट्टी सबसे बढ़िया कपास के लिए। और क्यों ये माना जाता है कि जो रॉक मटेरियल है, जो जिससे ये बना है, ये जिससे बना है उसी से ये काला इसने कलर लिया हुआ है। और खास तौर पे जो डेक्कन ट्रैप है, जिसे बेसाल्ट रीजन कहते हैं, ये पूरी तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू है और लावा से, जैसे लावा फ्लो करता है ना, जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वहां से निकल के आया है। सौराष्ट्र हो गया, वहां से निकल के आया। तो मालवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कुछ और भी पोर्शन देखें गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी है। ये जो ब्लैक सॉइल्स है, ये ब्लैक सॉइल्स, इसमें क्लेई मटेरियल होता है। इसमें एक अच्छी चीज होती है कि ये पानी होल्ड करके रख सकता है। ब्लैक सॉइल जो होता है वो पानी होल्ड करके रख सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से खासे मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया, लाइम हो गया, ये सब इसमें होता है। और आप देखिए इसमें अभी अपने फोटो जो दिखाया उसमें क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो अगर हॉट वेदर है ना, तो ये क्रैक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हवा जो है अंदर जाती है, बाहर निकलती है, तो अच्छा एरेशन हो जाता है। और जब ये गीला होता है तो ये सब मिल जाते हैं, मतलब स्टिकी हो जाता है। तो प्री मानसून पीरियड में ये इसकी तैयारी की जाती है जब हम कपास वपास उगाते हैं। अब यहाँ पर ये इलाका बता दूं मैं आपको, ब्लैक सॉइल कहाँ का है। ये जो इलाका है, ये जो मैं आपको सौराष्ट्र रीजन बता रहा हूँ, ये वो इलाके हैं महाराष्ट्र का, खास तौर पे महाराष्ट्र का नीचे, कर्नाटक का ऊपर वाला रीजन। अब हम रेड और येलो सॉइल अगर बताएं, लाल पीली मिट्टी, क्योंकि कलर है, दो तरीके की चीज हो गई। लाल जो है वो इग्नियस रॉक से आता है, जहां पर कम रेनफॉल होता है। जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन का पठार है, उसका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट। और येलो और रेड सॉइल्स ये हमको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कई पार्ट ऐसे हैं जो गंगा जो का जो प्लेन है, और इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, वहां पर भी मिलता है। तो ये जो रेडिश कलर, क्योंकि इसमें आयरन का जो डिफ्यूजन होता है, लोहे का, और साथ में मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसलिए येलो इसलिए दिखता है क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखाई देता है आपको। अब लेटराइट अगर सॉइल की बात करें तो ये कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड से आया, लेटर से निकल के आया है। उसका मतलब होता है ब्रिक, ईटा, गुम्मा। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, फोटो में भी देख रहे हैं, इस जगह पे बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। दोनों चीज़ें, पानी भी बहुत गिरता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाती है। लीचिंग बहुत सारी, कि जितने कंटेंट्स हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब इसे कहें गर्म करना, बार बार पानी गिरेगा और उससे मिट्टी गर्म हो रही है, इसे लीचिंग कहते हैं। ये जो है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर ये बढ़ नहीं पाते। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बरसात भी हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ह्यूमस कंटेंट जो है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो थोड़े कम होते हैं। अगर इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाए तो फिर ये काम में आ सकता है, तब ये ठीक रहता है। जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, और जो पहाड़ी इलाके हैं उड़ीसा और असम के, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। अगर हम कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु इनको देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से उर्वरक वगैरह डाल के वो बहुत अच्छी चाय और कॉफ़ी पैदा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप चाय और कॉफ़ी। फिर से बताता हूँ, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु क्या पैदा करते हैं, टी और कॉफ़ी, इसी लेटराइट सॉइल में। इसके अलावा जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला में, यहाँ पर काजू उगाए जाते हैं, कैशू नट्स भी उगाए जाते हैं इसी लेटराइट सॉइल में। अब एरिड सॉइल में, जैसे थोड़ा सूखा इलाका मैं बता रहा हूँ,
ये जो एरिड सॉइल है ये लाल से लेकर ब्राउन तक दिखाई देती है, लाल भी से लेकर ब्राउन तक दिखाई देती है, तो कलर इसका थोड़ा सा वेरी करता है। अब इसमें सॉल्ट नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा इसमें निकल जाता है। तो इसमें इसलिए ह्यूमस भी नहीं मिलेगा आपको और पानी का कंटेंट मॉइस्चर भी नहीं मिलेगा। तो कंकड़ होंगे इसमें, कैल्शियम जो है थोड़ा सा कंकड़ लेयर जो है जो बनेगा इसमें, तो पानी थोड़ा सा इसमें नीचे जाने में बचता है, यानी इन्फिल्ट्रेशन पानी का उतना नहीं हो जाएगा। तो ये सब आपको राजस्थान वगैरह में मिलेगा। इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल्स है जहाँ पर पहाड़ होंगे, रेन फॉरेस्ट वहाँ पर, और ये भी वेरी करता है क्योंकि माउंटेन एनवायरनमेंट क्या है, लोमी सिल्टी अगर वैली साइड है, और अगर ह्यूमस अगर आप प्लेन इलाके की बात करेंगे पहाड़ी में, तो आपको ह्यूमस कंटेंट मिल जाएगा। तो इसमें एक डेन्यूडेशन का शब्द आता है। डेन्यूडेशन मतलब सॉइल इरोशन, यानी जो इरोजन होता है ढलान में, उसे हम कहते हैं। तो कई जगह पे आप देखेंगे कि इस जगह पे जो रिवर टेरेसेस पे आपको एलुवियल इलाके थोड़े से आपको फर्टाइल मिलेंगे। मैं आपको दोबारा ले जाता हूं जरा उस फोटो पे। तो अब ये जो रेड एंड ब्लैक मैंने आपको दिखाया ये वाला इलाका है, और अगर लेटराइट की बारे में बात करें तो ये लेटराइट वाले इलाके हो गए, लेटराइट वाले इलाके हो गए जो केरल का इलाका मैं बता रहा था। ये गर्म भी है और इनको बरसात भी बहुत मिल रही है, लेटराइट सॉइल। फिर ये जो है एरिड रीजन बता रहा था, राजस्थान वगैरह का इलाका जो है टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे। फॉरेस्ट आप देखिए, जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, उत्तराखंड का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, और नॉर्थ ईस्ट में जो अपर पार्ट है। तो इसके अलावा अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि भाई जो सॉइल जो है ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ज़मीन का, वहाँ से ये देखिए पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, तो जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। तो जो हमारी जो अपर लेयर है वो उसका ख़त्म होना या उसका उड़ना, वो चला जाना, तो हमारे पास ज़रूरी हो जाता है कि जो सॉइल इरोजन है या सॉइल का जो निकलना है वो उसको बचाना और सॉइल कंजर्वेशन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब धुलना, ऊपर वाली जो लेयर है उसका धुलना, डिनडेशन उसी को कहते हैं, ये सॉइल इरोजन है। डिनडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर पेड़ पौधे हटा देंगे, ज़्यादा ग्रेजिंग करा देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर पौधे वौधे ज़मीन से हट गए, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ये तो हम लोग कर रहे हैं, ये काम तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल जो है हवा आता है, ग्लेशियर आती है, पानी आती है, वो भी तो ऊपर वाले पोर्शन को निकाल के ले जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि जो पानी जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो चैनल्स बनाता है, गली बनाता है, तो ये गली इरोजन है। इसमें गलियां बन रही है, छोटे छोटे नालियां की तरह बन रही है। तो जब ये पानी बहता रहेगा तो मैक्सिमम मिट्टी को लेके चला जाएगा, इस गली इरोजन कहते हैं उसको। अब ये जो ज़मीन है फिर ये फिट नहीं रही, अब इसमें आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसे हम बैड लैंड कहेंगे फिर, क्योंकि पानी तो चलेगी। चंबल बेसिन जो है ये, इसको हम रवाइंस भी कहते हैं, ये सब इसको, ये जो पानी है ये एक शीट की तरह बहता है, पूरी शीट की तरह बह जाता है। यहाँ पर जो टॉप सॉइल है वो पूरी तरीके से एक शीट की तरह निकल जाती है। ये तो गली हो गया, एक शीट मतलब पूरा का पूरा निकल जाए, तो उसे शीट इरोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका है, पूरा का पानी आ रहा है, तो पूरा का पूरा शीट इरोजन, पानी पूरा का पूरा जहाँ जहाँ जा रहा है पानी ने सारा ऊपर का एरिया ले लिया अपने साथ। तो जब हवा जारी होती है तो जो हल्की सॉइल होती है, जो लूज सॉइल होती है, वो उड़ जाती है, उसे विंड इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हवा आती है तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको लेके चली जाएगी। और अगर हमारा फार्मिंग का तरीका सही नहीं, अगर हम फार्मिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये ना, अगर आप गलत तरीके से फ्लोइंग कर रहे हैं, गलत तरीके से स्लो बना रहे हैं, गलत तरीके से आप अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक अपना रहे हैं, तो ये क्या होगा, मान लीजिए फ्लोइंग ऐसे कर रहे हैं तो आप पानी बना रहे हैं, आप चैनल बना रहे हैं, तो हवा और पानी तो इसको लेके चले जाएगी ना। अगर आप पहाड़ को इस तरीके से बनाएंगे, ये डिफेक्टिव तरीका है।
गलत तरीका हो गया है। तो ये चैनल आप जो है बना रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन तरीका क्या होगा, अगर माउंटेन ऐसा है, अब यहाँ पर एक फ्लेयर रीजन में एक ऐसा कट बनाइए, ये कंटूर लाइंस कहते हैं इसमें। कंटूर मतलब जहाँ पर हाइट सेम होती है, तो कंटूर लाइंस हो गई है। यहाँ पर क्या होगा कि अब जब पानी आएगा तो ये रुकेगा, क्योंकि आपने इस पर एक ब्रेक लगा दिया है, हवा जो आ रही है उसको ब्रेक लगा दिया। इसको हम कंटूर फ्लोइंग कहते हैं। स्टेप्स बना सकते हैं हम, है ना, ये स्टेप बना सकते हैं। माउंटेन है ना, तो इस तरीके से स्टेप, ये जो मैं आपको इसे कहते हैं साइड व्यू, ये मैं जो पहला बार बताया था उसको हम एकदम फ्रंट व्यू कहते हैं। ये जो टेरेस है ना, यहाँ पर टेरेस में क्या होगा कि इरोजन कम होगा, जैसे पानी आएगा या हवा आएगी थोड़ी रुकेगी, और थोड़ा सा ब्लॉकेज भी बना देंगे, पत्थर वत्थर रख देंगे वहाँ पे। तो जो उत्तराखंड एरिया है, हिमालयन एरियाज है, वहाँ पर हम देखते हैं, हम स्ट्रिप्स में, बहुत सारे जो इलाके हैं उसमें स्ट्रिप्स बना देते हैं, और इन स्ट्रिप्स के बीच में हम यहाँ ग्रास से छोटे पौधे लगा देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि अभी हमने जो स्पीड है हवा की और पानी की, इसको ये रोक देगा, क्योंकि हमने हवा को अपने ग्रास खुद लगाया ना, ग्रास वगैरह, और छोटे पौधे लगा दिए। तो इसको हम हवा की जो फोर्स है या पानी के फोर्स है, इसको हम रोकना चाहते हैं। इसी को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं इसको। तो अगर हम लाइन बाय लाइन ट्री को लगा दें इस तरीके से एक शेल्टर की तरह, रो में, तो इसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो अगर हमने लाइन से पेड़ लगा दिए हैं तो हवा जो है, ये जो लाइन है पेड़ों की, वो हवा को रोक देगी। शीट बेल्ट्स होते हैं, शीट बेल्ट्स कहते हैं इसको। तो हवा बहुत तेज आएगी, इसको ये रोक देंगे। तो हवा की स्पीड, जिस स्पीड से हवा धूल को, मिट्टी को उठा सकती थी, उड़ा सकती थी, अब ये नहीं उड़ा पाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है। ध्यान रखिएगा, इसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको 2 तरीके और बताए कि आप कंटूर फ्लोइंग कर सकते हैं या फिर आप स्टेप वाइज फार्मिंग कर सकते हैं। और मेन इन सब का मौका यही है कि भाई पानी और हवा से हमारी मिट्टी ना निकल जाए, मेन चीज़ यही है। तो हम जो भी कर रहे हैं ना, हम डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जितनी कम कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक सुखो माजरी एक गांव है और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। उन्होंने बताया किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स किया जाए। जो ट्री डेंसिटी है, इन्होंने 13 जो पर हेक्टेयर था वो 1272 कर दिया, बढ़ा दिया इन्होंने। तो कैसे जब हम एनवायरनमेंट को रीजनरेट करने की, सांस लेने की फुर्सत देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बढ़ गई। लोग की जो इनकम है 10,000 से 15,000 बढ़ गई 1980 से 84 के बीच में, 1979 से 84 के बीच में। इसका मतलब लोगों ने काम किया और पेड़ लगाए और उसके बाद उनको फ़ायदा मिला। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो लोगों को देती है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। तो वो वाटरशेड मैनेजमेंट की प्रक्रिया अपनाते हैं, चाहे आप पंचायत के लेवल पे बात करें, ग्राम पंचायत के लेवल की बात करें, ग्राम सभा के लेवल पे बात करें, तो वहाँ पर कम्युनिटी मिलके काम करती है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।